मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझने वाले हैं डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना बायोलॉजी का एक चैप्टर का एक क्वेश्चन है। 12th क्लास बायोलॉजी एक चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा में 100 आएगा ही आएगा। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो यकीन मानना आपकी 12th जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें 4 नंबर आपके पक्के होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बोर्ड का जो है ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो देखते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी है, और डीएनए की संरचना को समझने के बाद हम जनरेट करेंगे पॉइंटों को, क्योंकि इसी डीएनए के चित्र से हम पॉइंट को बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट को रटेंगे, ऐसा नहीं है हम पॉइंट को रटेंगे। हम इस माध्यम से समझेंगे कि इस डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला पॉइंट कहाँ से बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे के सारे कहाँ से जनरेट हुए, वो इसी ही चित्र के माध्यम से, संरचना के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप अपने पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट करते जाइए जो भी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो नहीं लिखा है वो भी मैं आपसे बोलूँगा, तो वो भी आपको नोट करना है। अगर 4 नंबर चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम में तो ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक इसको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, यह है डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि द्विकुंडली मॉडल। कितना कुंडली है? द्विकुंडली। तो एक कुंडली तो ये वाली है और एक कुंडली ये वाली है, तो ये क्या हो गया? द्विकुंडली मॉडल हो गया। तो ये द्विकुंडली मॉडल डीएनए का किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडली मॉडल 1953 में दिया था। तो 1953 में मेरे साथ में आप अनुकरण भी करते जाइए, ताकि आपकी मतलब है ना प्रोनाउंसिएशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हैबिट में ये आ सके। तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। तो 1953 में इन्हें मॉडल दिया, तो इसी के कारण इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? वाटसन एवं क्रिक को। तो वाटसन एवं क्रिक को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1962 में। वाटसन एवं क्रिक ने कब प्रतिपादित किया द्विकुंडली मॉडल को? 1953 में। तो 1953 में किसने प्रतिपादित किया द्विकुंडली मॉडल डीएनए का? वाटसन एवं क्रिक ने। तो वाटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडली मॉडल कब दिया? 1953 में। इसी के कारण नोबेल पुरस्कार कब मिला इनको? 1962 में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये डीएनए की भैया संरचना कैसे हुई, ये किस किस से मिलकर के बना, किस किस से मिलकर के बना है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो आप समझो बात को, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के कौन बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड। तो आप ध्यानपूर्वक देखो, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के क्या बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियोसाइड मिलकर के बना होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा से, फास्फेट समूह से और नाइट्रोजनी क्षार से। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार से मिलकर के कौन बना होता है? न्यूक्लियोसाइड। कौन बना होता है? न्यूक्लियोसाइड। तो फिर बोल रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? तीन समूह से, अर्थात पहला डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा फास्फेट समूह, तीसरा नाइट्रोजनी क्षार। तो 3 से मिलकर के क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होंगे? ये होंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार, तीनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड को बनाएंगे। और बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिलकर के क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। और रेड कलर का ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड,
इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है डबल हेलिक्स न्यूक्लियोटाइड अर्थात द्विकुंडली मॉडल। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी कि न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलकर के बना है, डीऑक्सीराइबोशर्करा से और फास्फेट समूह से और नाइट्रोजनी क्षार से न्यूक्लियोसाइड बन चुका है। और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के क्या बना है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहते हैं, ये अणु कहते हैं अर्थात रज्जुक। इसको क्या नाम दे देते हैं, एक रज्जुक। तो रज्जुक जो होता है ये क्या होता है, एक सिंगल मॉडल होता है। ये भी क्या है, एक रज्जुक, ये भी क्या है, एक रज्जुक। तो ये भी क्या होता है, सिंगल मॉडल होता है। तो सिंगल मॉडल और सिंगल मॉडल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, डबल मॉडल बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आगे चलते हैं। तो ये तीन डेस रज्जुक इसको कहते हैं, 3 डेस रज्जुक कहते हैं, इसको 5 डेस रज्जुक कहते हैं। इन सभी में ये फास्फेट और ये शर्करा, तो फास्फेट और शर्करा से मिलकर के ये बना होता है। तो फास्फेट और शर्करा से मिलकर के क्या बना होता है, देखो फास्फेट शर्करा से और एक देखो ये डीऑक्सीराइबोशर्करा, ये फास्फेट समूह, ये नाइट्रोजनी क्षार। तो शर्करा यानी कि डीऑक्सीराइबोशर्करा और फास्फेट, इन दोनों से मिलकर के क्या बन गया, ये बन गया। इसी को कह देंगे हम क्या, न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। तो इधर भी ये है फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा। ये क्या है, ये फास्फेट शर्करा से मिलकर क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना था, न्यूक्लियोसाइड से। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर के बना था, डीऑक्सीराइबोशर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बना होता है। अब आगे चलते हैं। ये इस रज्जुक और इस रज्जुक के दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम होती है। अर्थात डीएनए की मोटाई कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम होती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थात 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है। तो 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए की मोटाई 20 एंगस्ट्रम होती है। मोटाई को हम व्यास का नाम भी देते हैं। तो डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम। डीएनए के 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम। अर्थात ये एक बार जो अपना कुल मिला के बात, ये एक बार अपनी कुंडली पूरी कर लेता, उसमें कितने क्षार रहते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होते हैं। और 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच में कितनी दूरी होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कुंडली पूरी हो चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कुंडली पूरी हो चुकी है। और एक कुंडली पूरी में कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम। और किसी भी दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी होती है कितनी, 3.4। अर्थात 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी, 34। और कितने नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी थी, 10 से भाग दिया कितने आ गया, 3.4। तो किसी भी दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रम हो जाएगी। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से बना होता है। प्रत्येक डीएनए अणु किससे मिलकर बना होता है, 3 घटकों से बना होता है। तो 3 घटक कौन कौन से होते हैं, डीऑक्सीराइबोशर्करा, राइबोशर्करा और फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोशर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। फास्फेट का फॉर्मूला होता है H3PO4। अब आगे देखते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो ये नाइट्रोजनी क्षार दोनों रज्जुकों को पकड़ करके रखते हैं। इन दोनों रज्जुकों को पकड़ करके कौन रखते हैं, नाइट्रोजनी क्षार रखते हैं। कौन रखते हैं, नाइट्रोजनी क्षार रखते हैं। तो देखो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, थाइमिन एडेनिन से, ये तो पलट चुका है। एडेनिन किससे जुड़ा रहेगा, थाइमिन से। एडेनिन किससे जुड़ा रहेगा, थाइमिन से। तो एडेनिन जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड से, थाइमिन से जुड़ा रहेगा। और कौन सा क्षार होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बंध बनाता है ये। और देखो,
और गुआनिन किससे होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है किससे? साइटोसिन से। तो एडेनिन किससे जुड़ा रहेगा? थाइमिन से। और गुआनिन किससे जुड़ा रहेगा? साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड से, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड से। और कैसा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल बॉन्ड से एडेनिन थाइमिन जुड़ा रहेगा और गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, जो कि ये दिखे एडेनिन थाइमिन ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और थाइमिन एडेनिन इसका ही जस्ट उल्टा कर दिया, ये भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और गुआनिन साइटोसिन देखो 1 2 3 ट्रिपल यानी कि त्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ऐसा साइकिल चलती है, एडेनिन थाइमिन, फिर थाइमिन को लेने आओ, थाइमिन एडेनिन, फिर देखो गुआनिन साइटोसिन, फिर साइटोसिन को लेने आओ, साइटोसिन गुआनिन, फिर एडेनिन थाइमिन। तो ऐसे चलती रहती है श्रृंखला, ऐसे चलती रहती है श्रृंखला। तो देखो अब हम पॉइंट बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डीएनए का प्रत्येक अणु डीएनए का प्रत्येक अणु किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉली मतलब 1, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो डीएनए जो पॉली मतलब कि 1, तो डीएनए एक तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए 1 और ये 2, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना कौन होता है? डीएनए होता है। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना कौन होता है? डीएनए, जिसका व्यास कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक कि 20 एंगस्ट्रम होता है। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रम होती है। अर्थात हमने ये पहला पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है इसी किससे? इसी डायग्राम से। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट और शर्करा समूह क्या होते हैं? एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। देखो ये फास्फेट, ये शर्करा, ये फास्फेट, ये शर्करा, ये फास्फेट, ये शर्करा, ये फास्फेट, ये शर्करा, तो एकांतर क्रम में जुड़े हैं। तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट और शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसी डायग्राम से हमने ये दूसरा पॉइंट भी देख लिया है। और देखो फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा की 5 कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 कार्बन से जुड़ा होता है। देखो फास्फेट समूह और शर्करा समूह एक तरफ, तो देखो ये 3 डैश कार्बन और ये 5 डैश कार्बन, तो एक तरफ तो 3 कार्बन और इधर 5 कार्बन। तो यही बोला है फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा की 5 कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अर्थात 3 कार्बन पे कौन जुड़ा होता है? फास्फेट। 5 कार्बन पर कौन जुड़ा होता है? फास्फेट। तो इस पॉइंट को भी हमने इस डायग्राम की मदद से देख लिया है। अब देखो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजनी क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। देखो एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, तो ये किससे जुड़े हैं? दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये जुड़े हैं किससे? नाइट्रोजनी क्षार से। तो यहां तक हमने देख लिया। जिसमें एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, जो कि हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड होता है? द्विबंध होता है, अर्थात डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? द्विबंध। तथा गुआनिन साइटोसिन से, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड से? त्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो गुआनिन साइटोसिन हाइड्रोजन के त्रिक बॉन्ड से यानी कि बंध से जुड़े होते हैं। तो ये भी हमने देख लिया इसी डायग्राम के माध्यम से। और देखो डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजनी क्षार की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो डीएनए के 10 नाइट्रोजनी क्षार की मैंने पहले लिख दिया, 10 नाइट्रोजनी क्षार की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये भी हमने डायग्राम के माध्यम से देख लिया है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको बहुत ही मजे आ रहे होंगे
क्योंकि आपके 4 नंबर भी कंप्लीट हो रहा है और रटना कुछ नहीं पड़ रहा है। डायग्राम को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बिल्कुल ध्यान लगा करके देखो, ये शब्द अपने आप बन जाएंगे, पॉइंट अपने आप जनरेट हो जाएंगे। और देखो 2 नाइट्रोजनी क्षार में दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, तो 2 नाइट्रोजनी क्षार में दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम 10 नाइट्रोजनी क्षार में होती है दूरी, 10 से मैंने भाग दे दिया, तो किन्हीं 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की हमें दूरी निकल के आ गई 3.4। तो ये पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, मैंने अभी बोल दिया। न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के कौन बना होगा? न्यूक्लियोटाइड बना होगा। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना होगा? न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होगा। और मैं बोल सकता हूं, एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो भाई, जब न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के कौन बना है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड भी तो किसी से ना किसी से मिलकर बना होगा। तो न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोस शर्करा फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बना है, और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के कौन बना है? न्यूक्लियोटाइड बना है। तो ये पॉइंट भी हमने इसी डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका होगा। 4 नंबर आपकी मुट्ठी में है और आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना, 4 नंबर आपके कंप्लीट होंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपसे बोल रहा हूँ, पूर्ण रूप से विश्वास से बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है 100 in 1% श्योरिटी के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।